नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत के मामले में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आ गया है इस पूरे प्रकरण में, पूरे केस में। और ये मोड़ तब से आया है जब से आपको याद होगा कि वाइब नेटवर्क पे किशोर तिवारी ने साक्षात्कार दिया था। और अब सीबीआई और एसआईटी, खासतौर से मुंबई पुलिस, अब पशोपेश में पड़ गई है। करें क्या? रोहन रॉय और उनके साथियों को बचाएं, आदित्य ठाकरे को बचाएं, कि मुंबई पुलिस को बचाएं? बहुत मुश्किल में अभी जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से मुंबई पुलिस बेहद पशोपेश में है। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जब से किशोर तिवारी ने यह कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर के बतौर आदित्य ठाकरे के मूवमेंट का एक एक रिकॉर्ड सरकार के पास है, और वो सारे रिकॉर्ड्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे 8 जून की रात को कहां थे। इसको अगर फर्ज भी कर दें अपने वो फाइल में, तब भी ये सवाल उठेगा कि मूवमेंट के फाइल में 8 जून के रात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, या 8 जून के पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, 8 जून के बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहां है वो रिकॉर्ड? अगर नहीं है तो किसने उसे हटाया? और अगर है तो क्या वो रिकॉर्ड चीख चीख करके ये कह रहा है कि आदित्य ठाकरे उस रात कहां गए थे? और अगर इस रिकॉर्ड को आदित्य ठाकरे मैनेज नहीं कर सके या उनके जानकारी में नहीं आया, हो सकता है कि आदित्य ठाकरे को इस बात का पता भी नहीं चला होगा कि उनके मूवमेंट की जो डिटेल है वो कहां रहती है। हो सकता है कि यह बात उनको बताया भी नहीं गया हो सिक्योरिटी रीजन से, और शायद इस बात को आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे सबूत से हटा नहीं पाए हों। यह मुमकिन है। अब किशोर तिवारी के इस खुलासे के बाद यह तो बात पता चल ही जाएगी। अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किशोर तिवारी की इस बात में बहुत दम हो रहा है, दम लग रहा है। और ये जो नया मोड़ दिया है किशोर तिवारी ने, ये ऑलरेडी मुंबई पुलिस के पास है, और मुंबई पुलिस के ही सूत्रों ने किशोर तिवारी को यह ब्रीफ किया है कि साहब, इसमें लोग कहते हैं कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, आदित्य ठाकरे तो वहां था ही नहीं। मुंबई पुलिस ने अपनी इंक्वायरी कर ली और 30 दिन में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का केस दर्ज करके उसको बारे न्यारे कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसरों की आत्मा जग गई है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ये मैं ताजा रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, जिसमें हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार ऑफिसर इस बात का खुलासा किया है कि संयोगवश उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उस मूवमेंट रजिस्टर को मैनेज नहीं कर पाए, और ये एक मजबूत सबूत सरकार के पास मौजूद है। इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। इस तरफ वो सोच ही नहीं पाए कि साहब, हमारे मूवमेंट की तो एक एक ट्रैकिंग हो रही है, और जहां कहीं भी मैं जा रहा हूं उस पर हमारे सिक्योरिटी की नजर है। तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। पहली बार वो मंत्री बने थे, पहली बार उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री बन गए थे। उनके पिताजी भी कभी किसी कैबिनेट में नहीं रहे, आदित्य ठाकरे भी किसी कैबिनेट में नहीं रहे। पिताजी पहली बार आए, सत्ता में आए तो सीधे मुख्यमंत्री बने, और बेटा कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। तो हो सकता है कि पिता पुत्र दोनों को यह मालूम ही नहीं हो कि हमारे मूवमेंट का तो रिकॉर्ड रखा जाता है, और यह रिकॉर्ड सिक्योरिटी रीजन से वो बाध्यकारी नहीं है कि वो इवन कि चीफ मिनिस्टर को भी बताएं और कैबिनेट मिनिस्टर को भी बताएं कि आप कहां जा रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं, या आपको बताना पड़ेगा, आपको डिटेल देना पड़ेगा। अगर आप इनफैक्ट डिटेल नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि जिनके सिक्योरिटी में वो लगे हुए हैं उनके बारे में, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में एक एक डिटेल रजिस्टर्ड हो, एक एक डिटेल लिखित हो, एक एक डिटेल की जानकारी खुफिया विभाग को भी रहे और सिक्योरिटी विभाग को भी रहे।
जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको भी लगे रहे, और जो लोग जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उनको भी रहे, क्योंकि आदित्य ठाकरे कोई आम व्यक्ति नहीं थे। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे की मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो बतौर कैबिनेट मिनिस्टर उनका जो कोई भी मूवमेंट होगा वो ट्रैक रहेगा, और इसके लिए या तो कैबिनेट मिनिस्टर को या मुख्यमंत्री को अपना प्रोग्राम देना पड़ता है कि मुख्यमंत्री कल सुबह कितने बजे उठेंगे, कहां जाएंगे, किनसे मिलेंगे, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं या ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं, पारिवारिक मीटिंग कर रहे हैं, ये सबका एक एक चार्ट बनता है। ठीक उसी प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर का भी एक एक चार्ट बनता है। अगर कहीं 10 बजे रात को भी कहीं पर जाना है वो भी मेंशन रहता है, 2 बजे रात को भी जाना है तो वो भी मेंशन रहता है, रात को अगर जाना है साहब तब तो और भी मेंशन रहता है, क्योंकि अगर वो ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, मान लीजिए पारिवारिक मीटिंग है, तब भी आपको 24 घंटे जो सिक्योरिटी रहती है वो अलर्ट रहती है, और इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट होता है वो भी अलर्ट रहती है। ऐसा नहीं है कि रात हो गई है पूरी दुनिया सोई हुई है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी सो गया है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी सो गया है, ऐसा नहीं है। उनकी ड्यूटी बदलती रहती है। नाइट ड्यूटी में जो सिक्योरिटी के ऑफिसर होते हैं वो बदल जाते हैं, नाइट ड्यूटी में जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं वो बदल जाते हैं, इंटेलिजेंस के जो मैन पावर है वो बदल जाते हैं, सिक्योरिटी के मैन पावर है वो बदल जाते हैं। तो किशोर तिवारी के इस बयान के बाद पूरा दिशा का केस और सुशांत का केस बिल्कुल बिल्कुल बदल गया है, और आप कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है। और ये टर्निंग पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो सबूत है ये ऐसे सबूत हैं जिसको लेकर के अब मुंबई पुलिस बेहद बुरी तरह से फंस गई है। मुंबई पुलिस को लग रहा है कि अगर हम ये बात बोलते हैं तो हमारे वो पुलिस वाले भी नपेंगे, वो सिक्योरिटी वाले भी नपेंगे कि साहब आप कहां थे, आपने इसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की, अगर वहां पर कोई हत्या हुई है, कोई मर्डर हुआ है तो आप कहां थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहां था, उनको किसने मैनेज किया। तो इसमें एक सीरीज ऑफ जो पुलिसिंग है वो पूरे सवाल के घेरे में आ रहा है, सीरीज ऑफ ऑफिसर्स घेरे में आ रहे हैं, सीरीज ऑफ मैन पावर जो है वो कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, इस लेवल के अधिकारी आ रहे हैं इस पूरे घेरे में। तो मुंबई पुलिस एसआईटी पसोपेश में पड़ी हुई है कि अब करें क्या, किस किस को फंसाएं। ये तो सबके सब फंसते जा रहे हैं, सारे के सारे फंसते जा रहे हैं। दूसरी बात, आपको याद होगा कल भी जब मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी का, तो उन्होंने कहा कि रोहन राय और उनके साथी ने जो बयान दिया कि वहां और कोई नहीं था, हम 4 लोग थे, और पता नहीं यकायक दिशा का दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया पता नहीं, हमसे बात कर रहे थे, फिर वो दूसरे कमरे में गई और अपने दोस्त से बात करने लगी, उसके बाद छलांग लगा दी। और रोहन राय ने ही यह साबित किया कि वहां और कोई नहीं था, हम 4 लोग ही थे, और वो हम चारों दोस्त इस बात का इसको कंफर्म करते हैं कि दिशा ने छलांग लगा दी, और छलांग लगाने से उसकी मृत्यु हुई और वो सुसाइड हो गया, इसलिए एक्सीडेंटल डेथ का रिपोर्ट लिख लिया। रोहन राय, उसके साथी, दोनों चारों जो भी हैं वो सबके सब झूठे साबित हो रहे हैं किशोर तिवारी के इस बयान से। एसआईटी पसोपेश में पड़ी हुई है कि हम किस किस को बचाएं, कहां पर क्या करें इन्वेस्टिगेशन में। तो सिर्फ खाली इसमें रोहन राय नहीं फंस रहे हैं, रोहन राय और उनके साथी तो जाएंगे ही जेल, इसमें वो सारे पुलिस वाले फंस रहे हैं, इसमें वो इंटेलिजेंस के लोग फंस रहे हैं, और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ऊपर भी केस। आदित्य ठाकरे तो फंस ही रहे, आदित्य ठाकरे तो किरदार में है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो मुख्य भूमिका में है आदित्य ठाकरे। तो ये लोग सारे लोग फंसते जा रहे हैं, और उधर रोहन राय ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और उनके साथी जो हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और जो उनके साथी लोग हैं वो जो पहुंचे हैं डिनो मौर्या, वो नहीं पहुंचे हैं वहां पे। मैंने 2 इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछे थे कि रोहन राय ने क्या कहा आपको, तो सतीश साल्यान ने कहा कि रोहन राय कह रहे हैं कि नहीं, उनका जो है वो छलांग लगा करके मौत हुई। और दूसरी बात, दिशा साल्यान का मोबाइल फोन आज तक सतीश साल्यान के पास नहीं है, आज तक। ये कल्पना के बाहर है।
ना तो पुलिस ने सीज किया दिशा के फोन को, ना ही माता पिता के पास दिशा का फोन है। दिशा का फोन रोहन रॉय के पास है। रोहन रॉय बुरी तरह से इसमें एक बुरी तरह से फंसने जा रहा है। और अभी आपको मालूम है जो ताजा अपडेट है, वो रोहन रॉय अब उस घटना को भूल करके अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी को चैप्टर 2 कर चुका है। जैसे रिया चक्रवर्ती ने चैप्टर 2 शुरू कर दिया ना, तो रोहन राय का भी चैप्टर 2 शुरू हो गया है। वो चैप्टर 1 एक नाइटमेयर था, उसको रोहन राय और उनके साथी भूलना चाहते हैं, बरगलाना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, उनके परिवार को और मीडिया को, सबको रोहन राय सोच रहे हैं कि वो तो कितने स्मार्ट निकले हैं। रोहन राय को यह बताना पड़ेगा कि उनके इस स्मार्टनेस के पीछे किनका किनका हाथ है, किनके कहने पर रोहन रॉय ने दिशा के मोबाइल को अपने कब्जे में रखा हुआ है। यह एक ऐसा सबूत है जहां बचना मुश्किल है रोहन रॉय का, कि वो मोबाइल फोन जो दिशा का मोबाइल फोन है उसे रोहन रॉय अपने पास क्यों रख रहा है। तो दिशा के फादर ने कहा कि वो 2-3 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, तो एक प्रकार से पति पत्नी के रूप में थे, शादी नहीं हुई थी लेकिन लिव इन रिलेशन में थे, दोनों साथ रह रहे थे। माता पिता को भी कोई परेशानी नहीं थी। भाई परेशानी होगी कैसे, एक ही बेटी, एक ही कमाने वाला शख्स, वो सिर्फ उनकी एक बेटी, वही उनके साथ थी। और वो कह रहे थे कि ठीक है, रोहन रॉय तो अच्छा लड़का है। इसलिए अच्छा लड़का है क्योंकि रोहन रॉय ने अपने को खुद को पोर्ट्रे किया हुआ है इन दोनों सतीश और उनकी पत्नी के सामने, मतलब दिशा सालियान की मां और पिता के सामने, कि वो बहुत ही सुशील, बहुत ही सभ्य लड़का है। और इसीलिए दिशा का मोबाइल भी वो खुद ही अपने पास रखा हुआ है। दिशा के मोबाइल पुलिस के पास नहीं पहुंचे, दिशा के मोबाइल माता पिता के पास नहीं पहुंचे, दिशा के मोबाइल रोहन राय के पास ही रह गए। और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि मोबाइल बहुत पुख्ता सबूत है, क्योंकि मोबाइल से कहा जा रहा है कि बहुत सारे साक्ष्य मिटाए गए और बहुत सारे लोगों को, जिनको जिनको की दिशा ने संपर्क किया था, उसमें से एक पिंटो नाम के व्यक्ति हैं, जो लगातार उनका ट्वीट आ रहा था। उस जमाने में जब ट्विटर था, अब तो एक्स हो गया, तो ट्वीट आ रहा था बहुत ही रहस्यमय तरीके से। संदीप पिंटो या कुछ पिंटो नाम है उनका, मैं भूल रहा हूं। उस पिंटो की मौत हो जाती है रहस्यमय तरीके से। कहा जा रहा है कि उस मोबाइल में जिनको जिनको दिशा ने संपर्क किया था, या जिन जिन के पास दिशा ने वो फोटोग्राफ या वीडियो ट्रांसफर किए थे, जिस फोटोग्राफ के बारे में, वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सुशांत को ट्रांसफर किया था, सुशांत के पास वो वीडियो और फोटोग्राफ दोनों पहुंच गए थे, जो उनकी मौत का वजह बना। तो वो जिन जिन के पास वो वीडियो और फोटोग्राफ गया है, उनकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। ये बहुत संगीन मामला है। इसीलिए उस मोबाइल के बारे में जानकारी रखना, उस मोबाइल को पुलिस की कस्टडी में होना, यह अवश्यंभावी था, लेकिन वो मोबाइल पुलिस की कस्टडी में नहीं रहा। अब किशोर तिवारी कह रहे हैं कि दिशा के फ्लैट पे आदित्य ठाकरे और उनके साथी पहुंचे हैं, और ये छिपने की बात नहीं है। कौन है किशोर तिवारी? किशोर तिवारी उद्धव ठाकरे के एक बहुत ही करीबी नेता हैं और शिवसेना उद्धव गुट के स्पोक्स पर्सन हैं। उनके इस बयान ने साबित कर दिया कि रोहन राय जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। रोहन राय जो कुछ भी बोल रहा है आदित्य ठाकरे और उनके गुर्गों के दबाव में बोल रहा है। ये यही साबित कर रहा है। अगर आदित्य ठाकरे वहां पहुंचा है तो आदित्य ठाकरे के दबाव में ये साबित कर रहा है। और किशोर तिवारी के आर्गुमेंट में दम इसलिए है कि ये मुमकिन है कि पिता पुत्र चूंकि पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन में थे उच्च पदों पर, हो सकता है कि उनको आइडिया नहीं हो कि उनके मूवमेंट के ट्रैक्स जो हैं ये एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, और इस ऑफिशियल प्रोसीजर को सरकार को फॉलो करना ही पड़ता है। हो सकता है कि उनको ये मालूम नहीं हो और ये ऑफिशियल प्रोसीजर में ये मेंशन्ड हो कि आदित्य ठाकरे उस रात कितने बजे घर से निकला था,
कहां कहां गया था। ये सारी बातें उस सिक्योरिटी मूवमेंट रजिस्टर में हो और इंटेलिजेंस के पास भी ये जानकारी हो। मुंबई पुलिस के जिस ईमानदार ऑफिसरों ने, एक नहीं कई ईमानदार ऑफिसरों ने जो ये खबर सूत्रों के हवाले से हम लोगों तक पहुंचाई है, उसमें ये दम लग रहा है। और अब जो 27 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी, वो आप मान के चलिए होली के बाद जब भी आपको तारीख मिलती है, तो उस तारीख पर ये बेहद महत्वपूर्ण, उसके पहले ही हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के सारे सबूत आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लें कि किशोर तिवारी के एक स्टेटमेंट ने रोहन रॉय के झूठ को एक्सपोज कर दिया है और आदित्य ठाकरे के बारे में इतना बोल्ड स्टेटमेंट आज तक किसी ने नहीं दिया जो शिवसेना उद्धव के नेता हों और उद्धव ठाकरे के करीबी हों। इस स्टेटमेंट के बाद ही, इसी घटना के बाद अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से विचलित हो गए हैं। अब उनको लगता है कि अब सारा हमारा जो दांव है, अब वो सारा दांव फेल हो गया है। अब एक दांव वो चल रहे हैं। अब एक दांव में उनको लग रहा है कि यही एक तरीका है जिसमें हम अपने लिए कुछ सिंपैथी गेन कर सकते हैं। तो जय भवानी का नारा शुरू कर दिया है और जय शिवाजी का नारा शुरू कर दिया है। जय सियाराम, जय सीताराम, श्री राम का नारा नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जय भवानी। अब हम बीजेपी वालों को जवाब देंगे जय भवानी से और शिवाजी, जय शिवाजी से। ये सब ढकोसला है उद्धव ठाकरे का। वो आड़ लेना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सबूत बाहर आ रही है, जैसे जैसे एसआईटी की खबरें उनको मिल रही हैं, जैसे जैसे मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे सीबीआई इसमें प्रोसीड कर रही है और उसको प्रोसीड करना ही करना है, जैसे जैसे अदालतों की कार्रवाई शुरू हो रही है, जैसे जैसे अदालतों में हियरिंग शुरू हो रही है, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की नींद हराम हो रही है। तो पहले तो उद्धव और आदित्य ठाकरे ने पूरी कोशिश की कि बीजेपी के साथ संबंध बन जाए, जिसको भी छोड़ना पड़े छोड़ दे, कांग्रेस की आलोचना करनी पड़े कर दें, सिर्फ शरद पवार को छोड़ना पड़े छोड़ दे। लेकिन शरद पवार ने इधर अलग खेल कर दिया। शरद पवार ने उन्हें ही धोखा दे दिया, उद्धव ठाकरे को ही धोखा दे दिया। अब उद्धव ठाकरे के सामने परेशानी यह है, एक तो जो जिस रास्ते पर वो चले थे, उस रास्ते मतलब उनके पिताजी चल रहे थे, उस रास्ते को बिल्कुल छोड़ करके एकदम अपने विरोधी रास्ते वालों के साथ जाकर के हाथ मिला लिया। और अब जब ऐसे सबूत आ रहे हैं सामने, अदालत में हियरिंग शुरू हो गई है, तारीख लगने वाली है और पीआईएल के जो भी लॉयर्स हैं, उनके पास सबूतों की झड़ी लग रही है, जिसका बचाव आदित्य ठाकरे के वकील अदालत में कर नहीं पाएंगे। तो तब उनको लग रहा है कि अब एक ही हमारे पास तरीका बचा है और वो तरीका है पॉलिटिकल गिमिक का। और इसीलिए आदित्य और उद्धव ठाकरे अब पॉलिटिकल गिमिक कर रहे हैं कि जय भवानी तो जय शिवाजी, और शिवाजी और भवानी की आड़ में अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें उनको लगता है कि उनकी जो खोई हुई जमीन है, 2019 में खो दी थी, अब 2019 के जमीन के पास लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। आप ये मान के चलिए, ये नामुमकिन है। तो किशोर तिवारी का ये बयान कि उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके मूवमेंट का एक एक ट्रैक रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद है, इसलिए ये बात तो झुठला ही नहीं सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यू में कि सारे पुलिस वाले कह रहे थे कि साहब इतने बड़े अय्यास हैं यार, इतनी आप अय्यासी करके चले आते, उनकी हत्या करने की क्या जरूरत है। ये किशोर तिवारी कह रहे थे, मारने की क्या जरूरत थी, ये सारे लोग मिलकर के उनकी हत्या क्यों कर दिया। ये पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जब इनको जो कुछ भी करना था उनकी हत्या क्यों कर दिया, उनसे जो भी सबूत लेना था वो सबूत ले लेते। लेकिन कहानी तो यह है कि 8 जून को ही प्लानिंग थी सुशांत की हत्या की भी, क्योंकि जिस फोटोग्राफ और जिस वीडियो की बात कही जा रही है, उसको लेकर के सुशांत शायद मीडिया में जाने वाले थे और यही बात वो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से रिवील किया और फिर रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई से और फिर इस पूरे कॉकस से ये रिविलेशन हुआ और ये पूरा ताना बाना हेस्ट में, जल्दी में, प्लानिंग करके नहीं, जल्दी में हुआ कि पहले दिशा को खत्म करो और उसके बाद
सुशांत को खत्म करो। ये सारी बातें कही जा रही हैं। ये पूरी तरह से सारे लोग, जितने लोग इस केस को जानते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सब डंके की चोट पे इन सारी बातों की पुष्टि कर रहे हैं। तो पिता पुत्र अब बुरी तरह से फंसने वाले हैं। और रोहन राय जो सोच रहा था कि हम बच जाएंगे इस पूरे प्रकरण में, रोहन राय और उनके जो दोस्त हैं, उनको एक ही उपाय है कि वो गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाएं, सरकार के साथ खड़े हो जाएं और कहें कि हाँ, मुझे फलाने फलाने व्यक्ति ने पैसे दे करके या दबाव डाल करके, डर से मुझे मारने की धमकी दे करके मुझसे ये बयान दिलवाया है। तो रोहन राय बिल्कुल नहीं बच सकते, उनके साथी भी नहीं बच सकते। और मुंबई पुलिस इस पसोपेश में है कि किस किस को पहले हम बचाएं। मुंबई पुलिस से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि इन सब चक्करों में मत पड़िए। जो कोई भी आपके इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ रहे हैं, उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई कीजिए और उम्मीद है कि आप अविलंब कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्यूबाइट नेटवर्क पे बने रहेंगे, इसे आप फॉलो भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।